हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि मायस्थीनिया ग्रेव्स क्या होता है। मायस्थीनिया ग्रेव्स। मायस्थीनिया ग्रेव्स क्या है? मायस्थीनिया ग्रेव्स एक, अगर हम कहते हैं कि ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। न्यूरोमस्कुलर डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है, ये मायस्थीनिया ग्रेव्स में होता क्या है? न्यूरोमस्कुलर, पहले हमने बोला कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच में कुछ इम्पेयरमेंट आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मायस्थीनिया ग्रेव्स। मायस्थीनिया ग्रेव्स को डिफाइन करने से पहले अगर हम देखेंगे कि जो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एक न्यूरॉन होता है, नर्व होते हैं, नर्व और मसल के बीच में क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है, एक जंक्शन होता है जिसके थ्रू क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। उसकी वजह से ट्रांसमिशन के बाद क्या हो जाता है कि एक मसल कंट्रैक्ट करती है, जो उसका फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन करना होता है, वो ये कर देती है। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, पहले इसको मायस्थीनिया ग्रेविस को डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या चीज़ होता है, क्या फंक्शन क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये नर्व एंडिंग है या न्यूरॉन। न्यूरॉन की क्या होती है? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग है यहाँ पे। ठीक है। या हम इसको क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक कंपोनेंट। प्री साइनेप्टिक कंपोनेंट। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मसल होती है, इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक कंपोनेंट। पोस्ट साइनेप्टिक कंपोनेंट है। और बीच में जो स्पेस होती है, नर्व एंडिंग या ये न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन और मसल के बीच में जो होता है, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अब क्या होता है? अब ये मायस्थीनिया ग्रेविस, जिसको हमने कहा कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ में क्या होता है? ये जो न्यूरॉन है, ये किसको स्टिमुलेट करता है? मसल को। और फिर उसके बाद क्या होता है? मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ये न्यूरॉन जो होता है, ये न्यूरो रिलीज करता है, और फिर वो न्यूरो स्टिमुलेट करता है मसल मेम्ब्रेन को। उसके बाद फिर क्या होती है? कंट्रैक्शन होती है। अब कैसे होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन है, ये बनता कहाँ से है? ठीक है। अगर हम स्टार्ट में देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अंदर पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये बनाता है यहाँ पे एसिटेट। एसिटेट बना लिया इसने। ठीक है। अब इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एसिटेट। एसिटेट। इसके बाद क्या हो जाता है? यहाँ से अगर हम जीआई सिस्टम में कुछ भी कोई फूड खाते हैं, ठीक है, हमने कोई ग़िज़ा खा लिया, फूड खा लिया, यहाँ से क्या निकलता है? कोलिन। जीआई सिस्टम में क्या बन गया? कोलिन। और अंदर जो नर्व एंडिंग थी, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाया? एसिटेट। अब ये एसिटेट क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें नर्व एंडिंग में क्या होता है? कोलिन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोलिन ट्रांसपोर्टर्स। कोलिन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो कोलिन ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं? इस कोलिन को यहाँ तक पहुँचा देते हैं। ठीक है। न्यूरॉन के एंडिंग में पहुंचा दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे कोलिन आ गया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाया था? एसिटेट बनाया था। अब एसिटेट और कोलिन आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो ये क्या बनाता है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन में क्या है? इसमें जैसे हमारे पास अब स्ट्रक्चर क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन है। ठीक है। इसके बाहर साइड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे ये यहाँ पे हम बनाते हैं। अब हमारे पास ये एसिटाइल कोलिन है। ठीक है। बाहर साइड इसमें क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टो
ब्रेविन, साइनेप्टोब्रेविन। अब हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है, इसमें क्या है, बाहर से प्रोटीन प्रेजेंट है साइनेप्टोब्रेविन, और साथ साथ में क्या होता है, ये जो नर्व एंडिंग होते हैं इसके मेम्ब्रेन पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्सिन। ये वाले प्रोटीन यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सिंटैक्सिन, सिंटैक्सिन प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है इसके आगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब एक एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है कि अब जो न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन होने से पहले क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम इनफ्लक्स हो जाता है, सोडियम इनसाइड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम आ गया, सोडियम इनफ्लक्स हो गया कि बाहर से अंदर आ गया, इसमें नर्व एंडिंग में सोडियम आ गया। साथ साथ जब सोडियम इनफ्लक्स हो गया, सोडियम बहुत सारा अंदर आ गया, उसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। जो नर्व एंडिंग थी इसमें क्या हो गया, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, कैल्शियम भी इनफ्लक्स हो जाता है, कैल्शियम इनसाइड आ जाता है, समझ आ गया। कैल्शियम इनसाइड आ गया, पहले क्या था, सोडियम इनसाइड, सोडियम की वजह से क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी, पूरे जो नर्व एंडिंग है उसमें क्या होगी, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो कैल्शियम चैनल के गेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम इनसाइड आ गया। कैल्शियम जब अंदर आ गया यहाँ पे, अब ये कैल्शियम क्या करता है, जैसे हमने देखा था अभी नीचे साइड जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे सिंटैक्सिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ये सिंटैक्सिन प्रोटीन अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ये ऐसे क्लोज्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है काम, अब यहाँ पे कैल्शियम आ गया, कैल्शियम इसके साथ बाइंड हो जाता है, यहाँ पे कैल्शियम आ गया, कैल्शियम इसके साथ बाइंड हो गया, तो ये क्या करता है, इस सिंटैक्स प्रोटीन को ओपन कर देता है, समझ आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या था, ये सिंटैक्स प्रोटीन ऐसे बंद था, अब कैल्शियम आ गया यहाँ से इसके साथ बाइंड हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ऐसे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब साथ साथ में क्या हो जाता है, कैल्शियम की जब यहाँ पे ये ओपन हो गए, कौन, सिंटैक्स प्रोटीन के, ये ओपन हो गए, जो ये क्लोज्ड साइड था इसका ये ओपन हो गया। यहाँ से हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है उसका भी बाहर साइड प्रोटीन होता है साइनेप्टोब्रोमिन, वो इसके साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ होती है, देखो यहाँ पे साइनेप्टोब्रोमिन ये बाहर वाला प्रोटीन है इसका, और यहाँ पे सिंटैक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ये यहाँ से आके इसके साथ बाइंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। जब ये बाइंड हो जाता है उसके बाद क्या हो जाती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस मतलब यहाँ पे अब ये प्रोटीन दो आपस में कांटेक्ट हो गए, तो सिंटैक्सिन प्रोटीन और साइनेप्टोब्रेमिन, उसके बाद क्या हो जाता है, जो इसका मेम्ब्रेन है, जो एसिटाइल कोलिन का अपना मेम्ब्रेन है और इसका नर्व एंडिंग का मेम्ब्रेन, यहाँ पे होल बन जाती है। ये फॉर एग्जाम्पल ये बाहर से पहले था, ये पहले बाहर से क्या, ये वाली मेम्ब्रेन थी, नर्व की एंडिंग थी, अब क्या हो जाता है, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ जाते हैं, इसके साथ कनेक्ट। और जब ये होल ओपन हो जाती है यहाँ पे, तो ये एसिटाइल कोलिन हमारे पास फिर किस में आता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या आ जाता है, ये एसिटाइल कोलिन अब कहाँ पे प्रेजेंट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। इसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जब ये एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट आ गए, ये सॉरी हाँ एसिटाइल कोलिन यहाँ पे है, अब ये क्या करता है, ये स्टूमुलेट करता है, यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स, कोलिन रिसेप्टर्स या निकोटेनिक रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी इनको कहते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये स्टूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेजेंट आ गया एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या हो जाते हैं, ये स्टूमुलेट हो जाते हैं। जब ये स्टूमुलेट हो गए ये कोलिन रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, साथ साथ में इसमें और एक ये होता है प्रोटीन प्रेजेंट, यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे बोला था साइनेप्टोब्रेमिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है सिंटैक्सिन प्रोटीन, यहाँ पे होता है मस्क प्रोटीन, मस्क प्रोटीन, ठीक है। वो क्या करते हैं, इस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को हेल्दी बनाने के लिए उनका काम होता है, मस्क प्रोटीन का काम, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब ये स्टूमुलेट हो गया, सिमिलरली जैसे हमने पहले बोला था इसमें सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, फिर सोडियम इनफ्लक्स हो जाता है, इसमें भी मसल में भी जब ये यहाँ पे स्टूमुलेट हो गया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर स्टूमुलेट हो गए विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्टूमुलेट जब हो जाता है तो यहाँ पे भी सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम इनसाइड आ गया, बाद में फिर क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स जो ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम इनसाइड आ गया, फिर क्या हो जाता है, कैल्शियम मीडिएटेड
मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाते हैं, जैसे एक्टिन मायोसिन फिर काम करता है बट कैल्शियम मीडिएटेड, क्योंकि कैल्शियम इनफ्लक्स हो गया, कैल्शियम इनसाइड आ गया, तो फिर क्या होता है मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाते हैं। ऐसे होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, कैसे नर्व और मसल के दरमियान क्या होता है ट्रांसमिशन होता है एसिटाइल कोलिन का, और कैसे फिर कंट्रैक्शन हो जाती है। अब इसमें अगर कोई इम्पेयरमेंट आ जाए, अब इसमें कोई भी इम्पेयरमेंट आ गया जिसकी वजह से क्या होता है अब क्या हो जाता है, देखो अब इसमें इम्पेयरमेंट आ गए न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, इम्पेयरमेंट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जब होते हैं उसको हम क्या कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें क्या होता है हमने नॉर्मली देखा था कि कैसे नर्व स्टिमुलेट करते हैं मसल को, फिर कंट्रैक्शन हो जाती है। अब क्या होता है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है मायस्थीनिया ग्रेविस होता है। अब मायस्थीनिया ग्रेविस क्या हो जाता है, इसमें उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है हमारे बॉडी में अगर हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम किस लिए बना होता है कि हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन मटेरियल कुछ आ जाता है तो उस पर अटैक करता है। बट यहाँ पे क्या होता है इम्यून सिस्टम में क्या होता है एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज जब बनते हैं वो नॉर्मल टिश्यूज कहाँ पे वो अटैक करते हैं, जब वो एंटीबॉडीज बनते हैं तो जो यहाँ पे हमने बोला था कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, ये कोलिन रिसेप्टर्स है, तो कोलिन रिसेप्टर्स पे वो अटैक करते हैं। जब कोलिन रिसेप्टर्स पे उन्होंने अटैक कर लिया, ठीक है, देखो एंटीबॉडीज बन गए, एंटीबॉडीज ने किस पे अटैक किया कोलिन रिसेप्टर्स, कोलिन रिसेप्टर्स पे इन्होंने अटैक कर लिया एंटीबॉडीज ने। ऑटो इम्यून है ना, खुद ही मतलब काम करता है, जब कोई रेस्पॉन्स कोई स्टिमुलेशन नहीं हो, विदाउट एनी स्टिमुलेशन विदाउट एनी रेस्पॉन्स ये काम करना स्टार्ट करता है, वो नॉर्मल टिश्यूज नॉर्मल जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर अटैक करता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कोलिन रिसेप्टर्स नॉर्मल थे, इनका काम था कि मसल ट्रांसमिशन करना, ये इम्पल्स ट्रांसमिट करना जैसे एसिटाइल कोलिन के थ्रू। तो अब क्या हो गया ये इसमें इनके फंक्शन क्या हो गया इम्पेयरमेंट हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट, जिसमें क्या होता है एंटीबॉडीज अटैक करते हैं कोलिन रिसेप्टर्स को, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं ये हम बोलते हैं कि 85% में क्या होता है मायस्थीनिया ग्रेव्स में क्या होता है 85% केसेस में क्या होता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट बनते हैं किसके कोलिन रिसेप्टर्स पे, ठीक है। और 15% में क्या हो जाता है 15% जैसे हमने अभी बोला मसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, मसिक प्रोटीन्स क्या करते हैं हेल्दी बनाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हेल्दी बनाने के लिए वो काम करते हैं। अब उसमें क्या हो जाता है 15% में क्या होता है मसिक प्रोटीन्स पे अटैक हो जाता है, एंटीबॉडीज किसको अटैक करते हैं मसिक प्रोटीन्स को। जब मसिक प्रोटीन्स अफेक्ट हो जाए, मसिक प्रोटीन्स डैमेज हो जाते हैं इसमें, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वीक हो जाता है, तो ट्रांसमिशन में क्या हो जाते हैं फिर इम्पेयरमेंट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये हमने बोला 15%। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स में अगर हम देखते हैं, हाँ एक बात देखो, जब यहाँ पे इसने काम किया था एसिटाइल कोलिन ने अपनी फंक्शन कर दी, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे होता है प्रेजेंट एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम प्रेजेंट हो जाता है। वो क्या करते हैं जब ये यूज इसने अपना फंक्शन कर लिया, मसल में कंट्रैक्शन आ गई, बट अब जो यहाँ पे रिमेनिंग एसिटाइल कोलिन है उसको डैमेज करने या डिस्ट्रॉय या रिमूव करने के लिए कौन काम करता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट साइकिल जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले क्या हो जाता है जो रिमेनिंग यहाँ पे था उसको क्या करता है डैमेज या रिमूव कर देता है कौन एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो जाता है, अब पेशेंट में क्या हो गया, चाहे एंटीबॉडीज ने अटैक किया किसको कोलिन रिसेप्टर्स को, या एंटीबॉडीज ने किसको किया मसिक प्रोटीन को, ठीक है, ये ऑटो इम्यून। हाँ कई केसेस में क्या होता है थाइमिक एबनॉर्मेलिटीज भी होते हैं, थाइमिक एबनॉर्मेलिटीज कि जो थाइमिक ट्यूमर होता है, थाइमस में ट्यूमर प्रेजेंट होता है, अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट होगा थाइमस में, उसकी वजह से क्या हो जाता है बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और एंटीबॉडीज ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं कहाँ पे इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास किसको अटैक करते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर उस पर अटैक करते हैं। जब इन्होंने यहाँ पे अटैक किया तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हो जाती है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में नॉर्मली क्या हो जाता है, जब ये इम्पायरमेंट आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं वीक मसल वीकनेस, जैसे लेग की मसल्स होती है, आर्म की मसल्स होती है, उनमें क्या आ जाती है, वीकनेस हो जाती है। या और सिम्टम्स होते हैं, डिप्लोपिया होता है, डबल विजन, फोटोसिस होती है, आई ड्रॉपिंग हो जाते हैं, स्लर्ड स्पीच, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। और भी अगर हम देखते हैं कि अगर जो हमारे बॉडी में जैसे ब्रीथिंग मसल्स होते हैं, अगर वो उन पे वीकनेस आ जाती है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्रीथिंग एम्पायरमेंट। जितना अगर हम ये साइन एंड सिम्टम्स अर्ली ट्रीटमेंट इनका नहीं हुआ तो ये फिर वर्सन, तो दिन से दिन क्या हो जाता है, फिर ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं, इफेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस पेशेंट में क्या करते हैं, अब हमने अगर डायग्नोस करना है इस डिजीज़ को कि मायस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं सिम्टम्स, या हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स। हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स चेक करते हैं, जैसे पेशेंट्स में ही डिप्लोपिया होता है, फोटोसिस होता है, स्लर्ड स्पीच होता है, डिफिकल्टी इन swallowing। इन सिम्टम्स कि उनको क्या करते हैं, हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि कब से हुए हैं, कितने देर तक रहते हैं ये सारे सिम्टम्स, उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं। और हम करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं जैसे रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे पेशेंट में, या हम करते हैं मसल मसल ट्यून को चेक करते हैं पेशेंट में। ठीक है, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, मसल ट्यून। और उसके बाद क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज जो बने हुए हैं अगेंस्ट नॉर्मल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं, उनको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक टेस्ट आता है टेंसलॉन टेस्ट। टेंसलॉन टेस्ट में क्या होता है कि हम पेशेंट को आईवी इंट्रावेनस देते हैं, टेंसलॉन एंड्रोफियम एक ड्रग होता है, वो हम देते हैं थ्रू इंट्रावेनस के थ्रू। वो क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस होता है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, रिमूव करता है जो रिमेनिंग यहाँ पे होता है एसिटाइल कोलिन। अब हम जब वो टेंसलॉन देते हैं, एंड्रोफियम ड्रग देता है पेशेंट को, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करता है, यहाँ पे जो ये डेस्ट्रॉइड रिमूव करता है उसको प्रिवेंट करता है। और यहाँ पे लॉन्ग टाइम प्रेजेंट होता है फिर क्या, एसिटाइल कोलिन। उसकी वजह से क्या, फिर पेशेंट को बोलते हैं हम मस्कुलर कंट्रैक्शन करने के लिए, मसल मूवमेंट करने के लिए, फिर हम उसके थ्रू क्या करते हैं, चेक करते हैं पेशेंट में। ठीक है, टेंसलॉन टेस्ट। और सीटी स्कैन करेंगे पेशेंट में या एमआरआई की, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट में कोई ट्यूमर तो नहीं है। जैसे थायमस में हमने अभी बोला कि ट्यूमर की वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं बॉडी में, फिर अटैक हो जाता है हमारा नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये था डायग्नोसिस। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अगर हम देखेंगे देयर इज़ नो सच क्योर पे, इस जो मायस्थीनिया ग्रेविस होता है, इसमें क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं हो, कोई क्योर नहीं होता है इसमें, इस डिजीज़ का। बट हम क्या करते हैं, हम सिम्टम्स को मैनेज करते हैं। सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि हमने बोला कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, कि इम्यून सिस्टम खुद ही काम करता है। अब हम देते हैं इम्यून सप्रेसेंट। ये क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स क्या इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करते हैं, ये जो हाइपर एक्टिव खुद ही काम करता है उसको सुप्रेस करता है, तो पेशेंट में क्या हो जाता है, नर्व और मसल के दरमियान जो ट्रांसमिशन होता है वो नॉर्मल फंक्शन करता है फिर से। ठीक है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। या हम देते हैं इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और हाँ, इसमें हम देते जैसे यही एसिटाइल कोलिन एस्टरेस एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है जो रिमेनिंग वहाँ पे फिर एसिटाइल कोलिन आफ्टर द फंक्शन ऑफ मसल कंट्रैक्शन हो जाती है, उसके बाद जो वहाँ पे रहता है रिमेनिंग एसिटाइल कोलिन, उसको क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है। हम देते हैं ड्रग पेशेंट को एसिटाइल कोलिन ईस्टरेस इनहिबिटर, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस इनहिबिटर्स देते हैं हम पेशेंट को। जब ये ड्रग हम देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इसका काम एम्पेयर हो जाता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेस का। उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बच जाता है। फिर वो फर्दर अगर लॉन्ग टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो फिर वो अगर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता तो सिम्टम्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस इनहिबिटर्स देते हैं। या अगर हम देखिए सर्जिकली में क्या करते हैं, हम थाइमस रिमूवल। अगर हमने बोला कि थाइमस ग्लैंड में कोई ट्यूमर है तो थाइमस को क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। तो या हम करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या हो जाता है कि जो एंटीबॉडीज, जो हार्मफुल एंटीबॉडीज बने हुए थे अगेंस्ट किसको, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, उनको रिमूव करते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है कि हम उसको जो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, उनको रिमूव कर देते हैं, फिर पेशेंट को वही ब्लड फिर से देते हैं। बट क्या हो जाता है, पेशेंट में फिर से क्या होता है चांसेस कि एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर इम्यून सिस्टम किस पे अटैक करता है, एसिटाइल कोलिन पे, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। या हम पेशेंट में लाइफ स्टाइल चेंजेस में क्या हम बोलेंगे, उसमें एडुकेट करेंगे पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी स्ट्रेस को कम करने के लिए हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। या हम बोलेंगे कि हीट एक्सपोजर को अवॉइड करना है। या रेस्ट करने को बोलेंगे पेशेंट को। और कॉम्प्लिकेशन में इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस के, कॉम्प्लिकेशन में मेनली होता है माइस्थीनिया क्राइसिस। माइस्थीनिया क्राइसिस मतलब जब सीवियर मसल वीकनेस हो जाती है, सीवियर मसल वीकनेस, जिसकी वजह से क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे ब्रीथिंग मसल्स, अगर उनमें वीकनेस आ जाती है तो ब्रीथिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है पेशेंट में, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं फिर पेशेंट में। तो ये था माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें कैसे ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में इम्पेयरमेंट आ जाती है, कैसे साइन एंड सिम्टम्स हो जाते हैं फिर पेशेंट में, या हम डायग्नोज कैसे करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स चेक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूरो स्टिमुलेशन टेस्ट भी करते हैं पेशेंट में। और उसके बाद ब्लड टेस्ट में हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं, टेंसलॉन टेस्ट करते हैं। फिर ट्रीटमेंट हमने देखता है कि सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट को, या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जिसके थ्रू क्या हो जाता है पेशेंट में क्या होता है कि कम इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाता है। या थाइमस रिमूवल करेंगे, प्लाज्मा फेरेसिस होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना, शेयर, कमेंट, लाइक। थैंक यू सो मच।